हेलो बच्चों, आर्यन केमिस्ट्री क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी एमसीक्यू 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है इस बार। तो पिछले सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे, चर्चा किए थे, हम लोग पढ़े थे। आज उसके आगे का जो है क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार उसको सॉल्व होता है, क्या उसका सही आंसर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें कहता है कि विच हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी अनुसंख्य गुण है। और अनुसंख्य गुण जो सीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर इन सभी का वांट ऑफ फैक्टर निकालने चले तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 3 आएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 आएगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1। तो जहां पर वांट ऑफ फैक्टर का मान ज्यादा है वही आंसर भी सही हो जाएगा, यानी K2SO4 उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कहता है ये सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर ज्यादा है तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसे हाइपरटोनिक कहा जाता है। अगर कम रहेगा तो हाइपोटोनिक, और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज होता है आइसोटोनिक। यहां हमको कह रहा है कि ज्यादा है, यानी ऑप्शन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। कहता है अगला क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम कहां होगा, यानी हिमांक सबसे कम कहां होगा। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 था, जिसमें RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हिमांक अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसी जिस प्रकार से क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का कह रहा है, तो अगर हमसे कहता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे डेल्टा हिमांक अवनमन के बारे में पूछता तब तो कहते डायरेक्ट वांट ऑफ फैक्टर का हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होता है वांट ऑफ फैक्टर का इनवर्सली, जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। देखो इसमें इसका यहाँ पर सभी का कंसंट्रेशन बराबर है, तो कंसंट्रेशन सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूरिया है तो यूरिया के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 हो जाता है। NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 2 होगा। K2SO4 के लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 3 होगा। इसके लिए जब निकालोगे तो यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। अगर इसको तोड़ने चलो, जैसे K4 है FeCN का होल 6, अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं जो आयोनाइज होगा, तो ये देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घिरा वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहलाता है, वो कभी आयोनाइज नहीं होता, उसके अंदर का पार्ट आयोनाइज नहीं होता, इसके बाहर जो भी रहेगा वो आयोनाइज होगा। तो अगर देखा जाए तो पोटेशियम है यानी 4K+ देगा, अब प्लस ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या दे रहा है, तो FeCN का होल 6, क्योंकि इस पे 4+ है तो -4 कर देंगे। अगर यहाँ देखा जाए नंबर ऑफ आयंस तो इज इक्वल टू 4 पोटेशियम आयन, और एक है ये पूरा एक आयन है, तो एक ये कितना हो गया 5। अगर इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर निकाले तो 1 + n-1 इंटू अल्फा, क्योंकि ये डिसोसिएशन के लिए होता है, ये सॉल्ट है 100% डिसोसिएट करेगा, तो यहाँ पर जब निकालोगे वांट ऑफ फैक्टर तो क्या होगा 5, क्योंकि n बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो वही हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी का वांट ऑफ फैक्टर का मान हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर सही होगा, क्योंकि कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और हमसे सबसे कम ही पूछा गया है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में कहता है
कि आइडियल सॉल्यूशन इज वन इन विच, आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो हम तो डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और उसके लिए जो वॉल्यूम है मिक्सचर का वो जीरो होगा, और जो इंथैल्पी है मिक्सचर का यानी जो हीट है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, हीट चेंज। अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में केवल हमारा वॉल्यूम चेंज कह रहा है, दूसरे ऑप्शन में केवल इंथैल्पी चेंज कह रहा है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में वॉल्यूम और इंथैल्पी दोनों है। तो कल भी कह रहे थे कि कहीं आपको कौन सा बेटर ऑप्शन है आपको चूज करना है। तो देखो पहले दूसरे नंबर में एक चीज का ही बातें किया है, लेकिन सी नंबर में दोनों चीज को कंसीडर कर लिया है, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा कंसंट्रेशन का यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है? देखो वॉल्यूम जो है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब जिस जिस यूनिट में वॉल्यूम होगा यानी जिस जिस यूनिट में हमारा वॉल्यूम कंसीडर होगा वो सभी यूनिट हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं है केवल मास है तो मास या वेट हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखें कि किसमें है। तो सबसे पहले बात करें पूरा अगर यूनिट का, तो एक होता है परसेंटेज मास बाई मास, जिसको परसेंटेज W बाई W भी कहा जाता है, और करके करो परसेंटेज मास बाई मास या परसेंटेज W बाई W यानी वेट बाई वेट। तो इसमें देखो ये क्या है, इसमें तो वॉल्यूम है नहीं, यानी ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दूसरा होता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज W बाई V भी लिख सकता है। यहाँ वॉल्यूम है यानी यह क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो उसमें तो दोनों वॉल्यूम है यानी यह भी क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला यूनिट कहें तो मोलरिटी, मोलरिटी में यू फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर यानी वॉल्यूम। तो मोल पर लीटर या इसी को कहा जाता है वह A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू V। देखो V है, वॉल्यूम है, यानी यह भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर मोलरिटी का, तो मोलरिटी में कहता है A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई A इंटू B, जहाँ A सॉल्यूट का मान बताता है ग्राम में, कैपिटल A उसका मोलिकुलर मास बताता है सॉल्यूट का, और B सॉल्वेंट का मास बताता है, यानी इसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। अगर इसका दूसरा यूनिट देखें तो ये भी कहते हैं मोल पर केजी भी कहा जाता है, तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है यानी यह भी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मतलब लीटर में, या इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई E इंटू V, जहाँ A सॉल्यूट का मान, E उसका इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का, और V वॉल्यूम, यानी यहाँ भी वॉल्यूम है, यह भी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कौन कौन हो गया, कौन कौन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं किया, कौन कौन तापमान पर निर्भर नहीं किया, तो पहला नंबर इसमें वॉल्यूम नहीं है, यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। उसके बाद कौन है, यह देखो यहाँ पर मोलरिटी, यह भी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बाकी जिसमें वॉल्यूम है वो सभी तापमान पर निर्भर करेगा, यानी हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसमें भी देखो मास वॉल्यूम है, ये भी नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, मोलरिटी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन डिजोल्विंग 18 ग्राम ऑफ सॉलिड, कोई सॉलिड है जिसका 18 ग्राम घोला गया कितना, 100 ग्राम वाटर में। तो कहता है कि वेपर प्रेशर उसका रिड्यूस फ्रॉम 17.53 से कितना 17.22 mm, तो कह रहा मोलर मास बताइए। देखो इसके लिए राउल्ट का RLVP नियम लगाना पड़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके लिए कहा गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू X सॉल्यूट,
ये राउल्ट का नियम कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसमें घुले हुए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन यानी मोल भिन्नांक के बराबर होता है। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालें तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालने चले तो इसके लिए हो जाएगा क्या फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी घुल्य के मोलों की संख्या, क्या कहेंगे, घुल्य के मोलों की संख्या बटा टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूशन में जो घुल्य घुला हुआ है, जो घोलक है, उन दोनों के मोल को जोड़ देंगे तो टोटल मोल हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि n नंबर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है कैपिटल N, तो टोटल ये हो गया। चूंकि बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब बात करते हैं वो किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होता है। यानी यहाँ अगर हम देखें तो n प्लस n को नियरली लगभग हम लोग स्मॉल कैपिटल N कहेंगे, यानी सॉल्वेंट का मोल के, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पी नॉट देखो, प्योर का कितना है, प्योर वाटर का कितना वेपर प्रेशर, तो 17.53 माइनस सॉल्यूशन बना था वेपर प्रेशर घटकर कितना हुआ, तो 17.22 डिवाइडेड बाय फिर प्योर का कितना है 17.53 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा n बटा n, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल्स बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर बता जानते हो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मोलिकुलर मास को मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अब गिवन मास यानी हम मान लेते हैं उसको कितना ग्राम है, 18 ग्राम। उसका मोलिकुलर मास हमको पता नहीं है, मान लेते हैं मोलिकुलर मास को x। वाटर का मोल है तो वाटर कितना है, वाटर कितना ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर देखो कितना ग्राम में बोला, 100 ग्राम में, तो 100 हो गया। और इसका वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18, यानी अगर इसको देखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 17.53 माइनस, इसको हम लोग माइनस कर ही ले तो देखते हैं कितना हो जाता है। जो ये गया तो 1 हो गया, और ये 5 गया तो 3 हो गया, ये तो बाकी हो गया 0.31, और डिवाइडेड बाई 17.53 इज इक्वल टू, ये देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई x इंटू 100। इसलिए अगर हमको x निकालना हो तो कहेंगे 18 इंटू 18 इंटू 17.53 और डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा तो 0.31 इंटू 100 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 183, यानी उसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 183। नेक्स्ट कहता फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन, कौन सा मेथड, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम प्रेफर करेंगे, तो कहा, तो देखो ये दोनों जो है ये क्योंकि पॉलीमर और प्रोटीन दोनों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसलिए हमको इन दोनों मेथड को यूज नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड अगर इसमें हम लोग यूज, ये दोनों नहीं, टेम्परेचर वाला जो मेथड को हम लोग यूज नहीं करेंगे। यूज कौन सा करेंगे हम लोग, तो बेस्ट मेथड है सबसे ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बहुत ज्यादा हो, जैसे पॉलीमर हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सभी जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, उसका हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। यही हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगला कहता है एट सेम टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज लेस देन इन वाटर। मतलब एक ही ताप पर सोडियम क्लोराइड का जो विलयन में, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर क्लोराइड की घुलनशीलता पानी की तुलना में कम होती है। यानी प्योर वाटर में सिल्वर क्लोराइड अगर डालते हो, सिल्वर क्लोराइड मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, अगर प्योर वाटर में डालते हो AgCl को, तो जितना घुलेगा उतना, अगर NaCl के सॉल्यूशन में डाल दिया तो उतना नहीं घुल पाता है, कम घुलता है। क्यों, तो इसका कारण यह है कि सिल्वर क्लोराइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, यानी क्या होगा Ag प्लस और Cl माइनस। अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसमें पहले से NaCl उपस्थित है, तो जानते हो कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट के क्या देगा, Na प्लस देगा, Cl माइनस देगा। देखो यहाँ पर दोनों जगह Cl है, यानी इसके वजह से कॉमन आयन इफेक्ट काम करने लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कॉमन आयन के प्रेजेंस में उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, कॉमन आयन इफेक्ट करता है, उसी के बारे में कहा है आइसो आयन इफेक्ट, या उसी को हिंदी में कहा सम आयन इफेक्ट। कॉमन आयन वही चीज है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए सबसे बेहतर मेथड कौन है। देखा जाए तो ये तीनों मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाता है, चाहे मोर्स-फेजर का मेथड हो, चाहे फेफर का मेथड हो, चाहे बर्कले-हार्टले प्रोसेस हो, सभी मेथड से ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाता है। लेकिन यहाँ फिर भी हमको चूज करना है कि बेहतर ऑप्शन कौन हो, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन देखो ये दोनों में क्या है, ये जो मोर्स और फेजर का और फेफर का, इसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी उतना मेंटेन नहीं होता, सही मेजर नहीं हो पाता है, इसलिए इन दोनों को प्रेफर ना करके हम लोग मेजर करने में मेनली किसको करेंगे, बर्कले एंड हार्टले का यूज करते हैं। इसी से ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाता है, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकी जाती है। अगला है द वांटर फैक्टर फॉर इतना MK फॉर एफिशिएंसी विल बी, क्या होगा अगर वो कितना परसेंट आयोनाइज हो जाए, मात्र 60% आयोनाइज हो, तब कहता वांटर फैक्टर का मान क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग आयोनाइज करके देखें कितना आयंस देता है, तो K4 है, Fe है, Cn का होल 6 है। ये जान रहे हो कि कौन सा कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बताएं कि जो कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा है, जिसे कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहते हैं, उसके अंदर का पार्ट आयोनाइज नहीं होता है, तो यहाँ पर टूटेगा क्या, तो K प्लस टूटेगा, कितना K प्लस है, 4, प्लस क्या टूटेगा, 1 टूटेगा FeCN का होल 6, 4 प्लस तो 4 माइनस, इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ अगर आयंस देखें टोटल, तो 4 पोटेशियम आयन है, 1 कॉम्प्लेक्स है, तो कितना हो गया, 5 आयन हो गया। कह रहा है कितना परसेंट टूट रहा है, 60% टूट रहा है, यानी परसेंटेज अल्फा अगर 60% है तो हमारा अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 0.60% हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर वांटर फैक्टर डिसोसिएशन के लिए हम लोग जानते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फा, तो 1 का मान 1 हो गया, प्लस n का मान कितना टूट के दे रहा है, 5, -1 इंटू अल्फा कितना है, 0.6, ठीक है। अगर देखें तो हमने यहाँ पर 4 प्लस ये बच गया 4 इंटू 6, ठीक है, सॉरी यहाँ ये नहीं, यहाँ पर क्या है 1 + 5 में से 1 गया तो 4, इंटू कितना है 0.6, ठीक है। अब ये देखें तो कितना हो गया 1 + 2.4, यानी कितना आ गया 3.4, हमारा वांटर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा 3.4, यानी सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड है, लिक्विड X है और लिक्विड Y है, 2 लिक्विड है, दोनों लिक्विड का कहता है कि इसका प्योर स्टेट में जो है उसका वेपर प्रेशर का मान कितना है, यानी P0x का जो है, P0x का जो मान कितना दिया है 80 टॉर दिया है, टॉर प्रेशर का यूनिट है, और P0y प्योर स्टेट में दिया कितना है, तो ये दिया है आपका कितना 60 टॉर दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसमें क्या है कि x का 3 मोल और y का 2 मोल मिला रहा है, ठीक है। तो x का 3 मोल, यानी देखिए तो जो बनाया है सॉल्यूशन उसमें क्या किया है कि x बराबर दिया है 3 मोल और y बराबर कितना दिया है 2 मोल, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, तो टोटल मोल्स हो गया 2 + 3 = 5 मोल्स।
तो अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x की अगर बात करें तो x का मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल कितना है 3 और बटा टोटल मोल कितना है 5। उसी तरह मोल फ्रैक्शन अगर y की बात करें तो इसका मोल कितना है y का 2 और टोटल मोल कितना है 5, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल बाई टोटल मोल। तो यहां पर इस प्रकार आ गया। अब हमसे जानना क्या चाह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये जो सॉल्यूशन बना है, ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी PS इज इक्वल टू वाट। इसके लिए राउल्ट साहब का राउल्ट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर का नियम दिया गया, उसमें वो कहते हैं कि PS यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है, यानी Px प्लस Py, यानी x का पार्शियल वेपर प्रेशर और y का पार्शियल वेपर प्रेशर इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यही चीज को आगे जब हम लोग लिखते हैं डिटेल में करके, तो यही होता है P नॉट x इंटू x का मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट y इंटू y का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अगर देखा जाए इसको हटा दे तो बेहतर ज्यादा होगा। देखिए अब यहां पर है कि P नॉट x कितना दिया है 80 और उसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाल के लाए हैं 3/5 प्लस P नॉट y कितना दिया है 60, उसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाल के लाए हैं 2/5 है। अगर देखें इसको तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 16×5 80, आई हो जाएगा कितना 12×5 60। ठीक है, यानी सिर्फ प्लस हो जाएगा कितना 12 इंटू 2, यानी 16 48 48 प्लस 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया जी 8 4 12 का 2 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7, यानी कितना हो गया 72 तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना एटीएम इतना केल्विन इट्स कंसंट्रेशन क्या होगा। आप लोग पढ़े पाई बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर CRT, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, C का मतलब कंसंट्रेशन हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, यानी C रहने देते हैं। R का मान आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसका R का वैल्यू होता है 0.0821, तो यहां रख देंगे 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है 300 दिया है। ठीक है, और हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का भी मान देखो दे दिया, कितना दिया है इतना एटीएम दिया, यानी पाई के जगह रख दे कितना 0.0821 इज इक्वल टू C इंटू 0.0821 इंटू 300, तो C बराबर हमारा हो जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1/300। ठीक है, यानी इसका होगा 0.003 जाएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ये है नहीं, ये एक्चुअली ऑप्शन होना चाहिए था 0.003। ठीक है, यही ऑप्शन सही होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिस्टेक हो गया वहां पर। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इतना ml ऑफ इतना HCl है, इतना ml N/2A है, इतना है HNO3, तीनों को मिलाया गया। यहाँ जो कैपिटल N जो बता रहा है वो नॉर्मेलिटी को बताता है, किसको बताता है नॉर्मेलिटी को। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक से ज्यादा एसिड या बेस आपस में मिलाएं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है VMNM इज इक्वल टू V1N1 प्लस V2N2 प्लस V3N3। जितने भी एसिड को मिलाते जाओगे उसको लिखते चला जाना, उसका वॉल्यूम उसका नॉर्मेलिटी के प्रोडक्ट। यहां पर कह रहा है क्या VM, ये सॉल्यूशन का मिक्सचर का वॉल्यूम। देखो यहां पर बात कर रहा है कि वॉल्यूम मेड अप टू क्या लीटर बना दिया 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना 1000 मिलीलीटर। NM नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का तो पूछ ही रहा है, यानी NM रहने देते हैं। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, लिख देते हैं 5। नॉर्मेलिटी कितना है 1, लिख देते हैं 1। दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 20, लिख देते हैं। नॉर्मेलिटी कितना N/2, N/2 का मतलब कितना हो गया 1/2, N तो नॉर्मेलिटी बता रहा है ना, प्लस इसका कितना है 3, नॉर्मेलिटी कितना बता रहा है 1/3। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो 5 प्लस ये कटेगा तो 10 हो जाएगा,
10 अब प्लस ये हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 25। तो हमारा NM जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना, ये 1000 इंटू NM था, तो NM जो निकल के आएगा कितना होगा 25/1000। यहाँ 25 चौके 100, 1 बाई कितना आ गया 40। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 1/40 मतलब नॉर्मेलिटी है ना, तो नॉर्मेलिटी को क्या से n से डिनोट करते हैं, तो n/40, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल का मतलब क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर कितना दे दिया है 0.2 m। ए वीक एसिड, कोई वीक एसिड है, HX क्या है, वीक एसिड है। वीक जैसे ही कहा मतलब हम लोग कल भी देखे हैं पिछले वीडियो में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे है जो 100% नहीं टूटता है, यानी ये 100% पूरी तरह से नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी टूटता कैसे, टूटेगा तो क्या देगा, H+ देगा प्लस X- देगा। तो कहता है कि 100% नहीं टूटता है, यानी इसका अगर नंबर ऑफ आयन देखें, नंबर ऑफ आयंस देखें तो कितना है, एगो H+ एगो ये है, तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा 2। नंबर ऑफ आयंस हमारा दो निकल के आ रहा है। अब कह रहा है कि कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है, 20% आयोनाइज हो रहा है, यानी परसेंटेज अल्फा कितना है 20%, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0.2। अब हमसे निकालने क्या कह रहा है कि इस विलयन का हिमांक निकालिए। हिमांक याद आप जानते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल A इंटू B, या इसी को हम लोग और भी कह सकते हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी, KF इंटू मोलैलिटी, ये राउल्ट साहब का नियम था, KF इंटू मोलैलिटी। अगर अब देखें आगे हम लोग तो क्या क्या दिया हुआ, डेल्टा TF का मतलब क्या, TF0 प्योर वाटर का हिमांक, TFS मतलब सॉल्यूशन का हिमांक बिंदु इज इक्वल टू KF दिया है, कौन सा सॉल्यूशन बनाया है, देखो यहाँ पर है कि दिस सॉल्यूशन में 1% इतना, तो हमारा क्या कर रहा है, विलयन का हिमांक पूछ रहा है, ठीक है, विलयन का क्या पूछ रहा है, हिमांक इतना दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन, हाँ विलयन किसका है, जलीय विलयन है, मतलब किस में बनाया है, पानी में बनाया है, और पानी का KF का मान कितना होता है 1.86 होता है, मोलैलिटी कितना दे दिया 0.2 दे दिया। वांटर फैक्टर हमारा यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। क्यों निकालेंगे वांटर फैक्टर, क्योंकि यह आयोनाइज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ से निकालते हैं तो 1 + n का मान कितना दे देंगे 2 - 1, अल्फा कितना है 0.2, यानी निकल के कितना आ जाएगा 1.2, यहाँ पर रख देना 1.86 इंटू, अच्छा 1.2 रख देंगे, 1.86 इंटू 0.2 इंटू 1.2, और यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0, हमको TFS निकालना ही है। अगर इस तरह से इसको कैलकुलेट, यहाँ पर माइनस है, अगर इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, TFS इसको सबको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा कितना -0.45, यानी हमारा क्या होगा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना। नेक्स्ट है क्या कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसका है मोल, अभी बता रहे थे कि RLVP अगर कह रहा है कि सॉल्यूट के इज इक्वल टू कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको किसने दिया था, राउल्ट साहब ने नियम दिया था, हमारा क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। बाकी को चेक कर लें तो क्या है, तो हेनरी लॉ तो कल बताया था, सॉल्युबिलिटी पिछले पार्ट वीडियो 1 में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का। देखिए वीडियो जो सॉल्यूशन पार्ट 2 का वीडियो पहले देखने से पहले सॉल्यूशन पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी डिटेल से चर्चा मैंने किया है, इसीलिए वो वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही सॉल्यूशन पार्ट 2 का वीडियो देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है। हेनरी का लॉ है सॉल्युबिलिटी के लिए दिया, ड्यूलोंग पेटिट लॉ है जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है दिया गया है, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम के लिए। हमारा राउल्ट नियम है वही कहता है कि RLVP इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन का 30 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके हम लोगों ने देखा। थोड़ा इसको बढ़िया से देख करके अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके।